जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। यह कक्षा आपको इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से दिलाई जा रही है जो बिल्कुल निःशुल्क होगी और जिसमें आज हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे और यह न्यायपालिका पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। जो न्यायपालिका है भारतीय संविधान में इसको वर्णित किया गया है, जिसमें हम अगर बात करते हैं इस न्यायपालिका को अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित किया गया है। आर्टिकल 124 के तहत इसको एस्टेबल किया गया है। जो न्यायपालिका है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो न्याय को स्थापित करने के लिए न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, जिसमें कहता है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, हमें जो स्वतंत्र न्यायपालिका है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। व्हाई डू वी नीड ऑन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा करे और कानून की रक्षा करे। मतलब इसका पूर्ण काम है जो कानून है, कानून के शासन की रक्षा करना और इसको लागू करने का काम करता है। कानून क्या होता है, जो संविधान हमें प्रोवाइड करवाती है, जो संसद भवन में पार्लियामेंट में जो लॉ पास होती है उसके बारे में। ठीक है, चलिए उसी चीज को कहा द प्रिंसिपल्स role of the judiciary is the protect rule of law and ensure supremacy of law, तो कानून की जो वैधता है उसके बारे में। ठीक है, आगे देखिएगा, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के आधार पर हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न हो। ये इंश्योर करने का काम करती है कि जो डेमोक्रेसी इन द डेमोक्रेसी, किसी भी चीज का अगर आप देखते हैं डिक्टेटरशिप होता है तो उस डिक्टेटरशिप को यह कम करने का काम करती है। अगर किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व अगर समाज पे पड़ता है तो उस समाज को यह जो एक व्यक्ति कंट्रोल करता है उसके कंट्रोल को खत्म करने का काम करती है, इसीलिए न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसीलिए आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है आर्टिकल 14 में कानून सबके लिए सामान्य होगा, जिसको कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यह आर्टिकल 14 क्या है, इसमें कहता है कि अगर भारत में इन इंडिया अगर कोई विदेशी नागरिक घूमने आता है, मान के चलिए कोई अफ्रीका का या कोई ऑस्ट्रेलिया का या एक्सेट्रा कोई घूमने आता है, जो व्यक्ति घूमने आता है वह व्यक्ति अगर इंडिया में किसी का मर्डर कर देता है, अगर किसी का बाई चांस गलती मर्डर हो जाती है अगर, तो उस व्यक्ति के खिलाफ 302 का मुकदमा चलेगा या कोई इंडियन पर्सन द्वारा इस फॉरेनर का मर्डर हो जाता है तो उसके खिलाफ भी 302 का मुकदमा चलेगा। यह इंश्योर करने का काम करता है कि देसी हो या विदेशी हो, देसी कट्टा हो या विदेशी कट्टा हो, दोनों चलेगी तो कोई ना कोई मरेगा। इसीलिए यह आर्टिकल दोनों को कहती है कि अगर गलत आप होंगे या वो आने वाले जो पर्सन है वो होंगे तो दोनों के लिए सजा मुकर्रर की जाएगी, 302 का मुकदमा चलेगा यानी मर्डर का मुकदमा चलेगा आईपीसी की धारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा इसके लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, वह किसी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। तो बात तो की जाती है कि न्यायपालिका जो जुडिशियरी है वह स्वतंत्र हो। ठीक है, कैसे
स्वतंत्र होने का मतलब है कि जैसे मान के चलिए, यह मर्डर हमने कहा कि चलिए कोई बाहरी व्यक्ति ने, लेकिन सपोर्ट डेट एक चीज और देख लीजिए कि जैसे यह कोई नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल पर्सन है, ही इज इंडियन, और यह कोई जैसे पॉलिटिकल पावर जो होती है उसके तहत कोई रेफरेंस वाला बंदा है, इसने मर्डर करी, इसकी सुनवाई नहीं की जा रही है, इस पे केस नहीं चलाई जा रही है। इसी चीज को बचाने के लिए न्यायपालिका की एस्टेब्लिशमेंट की गई है, जिस न्यायपालिका में कहा जाता है कि आर्टिकल 14 के तहत मुकदमा, इस पर भी आपको जो कोर्ट कचहरी जो भी है उनको मुकदमा थाना में या जहां भी हो इनके ऊपर भी FIR करनी है। ठीक है, FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब पहली सूचना जो मिलती है उसी के तहत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को वहां पे लागू की जाती है। ठीक है, तो उसी के तहत इसको किया जाएगा। तो इसीलिए कहा इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू all this it is necessary that the judiciary is the independence of an political pressure। ठीक है, राजनीतिक प्रेशर से ऊपर है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, यह क्या होता है? यह कहता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि न्याय जो हो वह स्वतंत्र रूप से हो, जो जजेज काम करते हैं वह फ्री होकर के, जो फेयर नहीं हो, फ्री फेयर होकर के वह काम को करे, उनके ऊपर किसी भी चीजों का पॉलिटिकल या किसी ट्रेडर्स या किसी भी कमर्शियल या किसी भी तरह का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं हो। ठीक है, फिर कहता है सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्माण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे और न्यायाधीश बिना भय के भेदभाव के अपना कार्य करे। द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट should not interfere with the decisions of the judiciary. Judges must be able to perform their functions without fear or favor। जैसे हमने कहा अनदर अंग की बात करी, जिसमें कहा हम देखते हैं, हमने पढ़ा था विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिसको कहा लेजिस्लेचर कहा। उसके बाद हमने कहा एग्जीक्यूटिव कहा, और फिर हमने अभी ऊपर पढ़ना ही है हमको जुडिशियरी कहा। देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यह जो न्यायपालिका है इसकी संरचना अलग की गई है। कैसे? हाउ? आपने देखा था कि अगर कोई भी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, पार्लियामेंट तीनों से मिलकर बनता है। जैसे कहा लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। लोकसभा राज्यसभा मिलती है तो विधायिका का कार्य करती है, और इसमें अगर ये मिल गया तो एग्जीक्यूटिव का काम करती है। लोकसभा राज्यसभा मिलकर के विधायिका लेजिस्लेचर बनती है, और एग्जीक्यूटिव को मिला दिए, एग्जीक्यूटिव के लिए प्रेसिडेंट्स को मिला दिए। प्रेसिडेंट्स को इतनी एलिजिबिलिटी होती है कि दोनों सभा के सदस्य बनने की इनकी अपनी एक क्षमता हो सकती है, मतलब बन सकते हैं, लेकिन ये दोनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं होते, निष्पक्ष होकर के काम करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। तो इनका प्रेशर जो है इन पर ना पड़े, तो इसीलिए इसको फ्री फेयर होकर के वर्क करने की हिदायत दी जाती है। लेकिन कभी कभी इस पर लालझन भी लगे हैं। लालझन इसलिए लगे हैं कि जैसे आपको बताया था कि इमरजेंसी के समय इंदिरा जी ने सुप्रीम कोर्ट को रौंद दिया था, ट्रैक्टर चला दिया था, तो उस समय न्यायपालिका की जो शक्ति थी वह समाप्त कर दी गई थी, इस तरह से कह सकते हैं। और सुप्रीमेसी किसके पावर में हो गई थी?
जो लोकसभा में थी उनके पास सुप्रीमेसी हो गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई थी। आर्टिकल 352 के तहत आपने देखा था कि आंतरिक जो होता है वह आंतरिक कलह के कारण से वहां पे लगा दी गई थी। ठीक है, समझ में आ रहा, आगे देखिएगा। चलिए आगे क्या कहा, आगे उसी चीज को कहा। चलिए अब न्यायाधीशों की नियुक्ति, यहां तक आप लोग समझ गए। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति पे देखते हैं क्या कहता है। कहता है न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, यह कैसे होती है। तो यह जो जज जो होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वह सीनियरिटी के आधार पर होती है, बेस्ड ऑन योर सीनियरिटी, जिसको हम लोग कहते हैं वरिष्ठता के आधार पर होती है। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में है, आपने चर्चा करने की बात होती है। जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें टोटल जजों की संख्या जो है 34 है। इसी में 34 यानी 33 प्लस 1 कहिए, जिसको सीजेआई कहते हैं। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इन सब न्यायाधीशों के ऊपर होते हैं। आप बोलिएगा कि यह मुख्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश क्यों बनाया गया, कारण होती है इनकी जो सीनियरिटी होती है, इन सीनियरिटी के आधार पर इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। लेकिन कभी कभी यह भी हुआ है कि पॉलिटिकल पावर के तहत जो एक दो पोस्ट सीनियर में कम है उनको भी भारत में जज बनाया गया है। तो यहाँ सीनियरिटी को इसीलिए उस समय कहा गया कि पॉलिटिकल पावर का यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का इस पर प्रेशर पड़ा, इसलिए सीनियरिटी को बाइकआउट किया गया और भारत में सीनियरिटी को दरकिनार ताक पर रख करके यहाँ पे एक ऐसे जज की नियुक्ति की गई जो सीजीआई बने, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ यानी मुख्य न्यायाधीश बने इंडिया के। और इस न्यायाधीश को जितने भी रूल थे उनको ब्रेक डाउन किया गया इनको बनाने के लिए। दैट मीन्स इन द सेंस ऑफ द ह्यूमर, इसमें कहने का मतलब है कि यह वरीयता को बाइकआउट करके, वरीयता को खंडित करके इनको बनाने का काम किया गया। डू यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे देखिए, उसी चीज को कहा मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इस सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में को प्रभावित करते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। जजों की नियुक्ति के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, जो चीफ जस्टिस सीजेआई जिनके बारे में भी कहा, इनकी मौजूदगी चाहिए। किसी राज्य के लिए भी बता रहा हूं, किसी राज्य में अगर जजों की नियुक्ति होती है इन द स्टेट, तो वहां पे जो जज होते हैं, जो चीफ जस्टिस हुए, चीफ मिनिस्टर हुए, गवर्नर स्टेट में होते हैं, पता है गवर्नर होते हैं। गवर्नर भारत में दो होते हैं, एक गवर्नर आरबीआई का गवर्नर और एक गवर्नर स्टेट का गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर भी उसी प्रक्रिया से होता है, लेकिन वो वित्तीय देखरेख में होता है। एक गवर्नर जो स्टेट्स का गवर्नर होता है, और वह गवर्नर आपको कौन होता है, वह गवर्नर आपको जो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया, नियुक्त किया जाता है, वह होता है। ठीक है, एक गवर्नर एक साथ दो स्टेट में काम कर सकता है, याद रखिएगा, एक गवर्नर एक साथ दो स्टेट में काम कर सकता है, लेकिन एक राष्ट्रपति एक ही होता है, वह सारे स्टेट को देखरेख कर सकता है। ठीक है, लेकिन गवर्नर के सेंस में दो हो जाते हैं, एक गवर्नर दो स्टेट में एक बार कार्यवाहक के तौर पर काम कर सकते हैं। गवर्नर को यूटी में कहीं प्रशासक कहा जाता है, कहीं लेफ्टिनेंट कहा जाता है। दिल्ली में इसीलिए लेफ्टिनेंट कहते हैं। एलजी पोस्ट लिख करके न्यूज में कभी पढ़े होंगे तो लिखा रहता है कि एलजी ने अपॉइंटमेंट किया इनको इनको इनको, इस तरह से करके। चलिए आगे जानकारी फिर अगली कक्षा में मिलती रहेगी, लेकिन उससे पहले क्या कहता है, द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक द executive and legislature must not restrain the functioning of the judiciary in such a way that is the unable to the justice. Got it? चलिए आगे देखिएगा, न्यायाधीश जो नियुक्ति से देख रहे थे, देखिएगा उसके बाद कहा वर्षों से यह परंपरा बनाई गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को पद पर सीजेआई के तौर पर किया जाएगा, जो अभी यहाँ मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा,
या उच्च न्यायालय का हो या सर्वोच्च न्यायालय का हो, दैट मीन्स हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, दोनों से इसमें यही होता है। ठीक है, आगे कहा, लेकिन इस परंपरा को भी मैंने कहा कि दरकिनार किया गया था। इसमें सर्वप्रथम 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़ करके न्यायमूर्ति एएन रे, याद रखिएगा 1973 में 3 गो जजेज को दरकिनार कर दिया, ताका पर बैठा दिया। वरिष्ठ थे, सीनियरिटी में वरिष्ठ थे, एक्सपीरियंस भी वरिष्ठता के आधार पर होगी, और इनको साहब जी को भारत का सीजेआई बना दिया गया। 1973 की घटना है, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग भी? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या हुआ उसके बाद तो न्यायमूर्ति एएन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, और दूसरी 1975 में न्यायमूर्ति एआर खन्ना, याद रखिएगा 1975 में एआर खन्ना साहब को भी ऐसा ही इनको नियुक्त किया गया, यानी पीछे छोड़ते हुए या खन्ना साहब को 1975 में पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति एमएच बोग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। एमएच बोग, मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहा 1975, 1973, ये सारी कांग्रेस की सरकार रही है। लोकतंत्र को ताक पर डाल दिया कि नहीं? लोकतंत्र को तो खम्भा पे लटका दिया, खूंटी पे। कारण क्या था? इनका जो खन्ना साहब को भी पीछे छोड़ करके एमएच बोग साहब मार लिए छक्का, और यहाँ पे एएन रे 3 गो जज साहब जो वरिष्ठ थे इनमें, इनको मार दिया चौका, और इनको बना दिया सीजेआई, या इनको बना दिया सीजेआई, इनको एमएच बोग साहब को। ठीक है, तो यह क्या हुआ? न्यायपालिका पे पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं? प्रेशर हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। इसी चीज को कहते हैं कि लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अंग मिलकर के, आप देखते हैं पार्लियामेंट हो गई, संसद, और इसीलिए हम देखते हैं कि आर्टिकल 79 में हम लोग पार्लियामेंट का अध्ययन करते हैं, जो पिछली कक्षा में देखा था, और 80 और 81 में यह राज्यसभा और लोकसभा का अध्ययन हम लोग करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, सारी बात क्लियर है ना जी? चलिए देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दैट मीन्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज होते हैं ना, इनको नियुक्ति मतलब अपॉइंटेड करने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यह सारी बात क्लियर है? डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, ठीक। फिर कहा, इसी चीज को कहा, द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट्स आफ्टर कंबिल्टिंग द सीजेआई। फिर कहा 1982 से लेकर के 1998 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। फिर कहा, अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था शुरू की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा, और इसमें राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, जिसको कॉलेजियम कहा गया, स्थापित किया गया। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत दिया, क्योंकि पहले यह अपॉइंटमेंट केवल एक जजों की देखरेख में होती थी, लेकिन बाद में इसको और लोगों को इसमें मिला लिया गया, और तब नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल बना दी गई। सब लोग समझ पा रहे हो? दिक्कत है? चलिए, फाइनली द सुप्रीम कोर्ट हैज सजेस्टेड दैट द चीफ जस्टिस शुड रिकमेंडेड
recommended names of the persons to be appointed in the consultations with four seniors most judges of the court। यह कंसल्टेशन क्यों होने लगी? क्योंकि देखा कि आज भी न्याय ये जो जुडिशियरी है इस पे एक लालचन लगते हैं, शुरू से लगते आ रहे हैं कि इसमें भाई भतीजावाद जिसको नेपोटिज्म होता है ज्यादा कहा जाता है। आज भी ये जो आप देख रहे हैं ये अभी हाल फिलहाल की एक डाटा है जिसमें 80% केवल फॉरवर्ड है। 4 कैटेगरी तो आप लोग जानते हैं कि 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। इस कैटेगरी का बहुत सिंपल सीधा नाम है। इस कैटेगरी में अगर हम देखते हैं जनरल बाबू साहब हैं, ओबीसी है, उसके बाद ओबीसी के बाद एससी है, एसटी है, जिसमें इस पर 80% इन सीटों पर कब्जा जनरल वालों का है। इसमें वो छोड़ दीजिए, जितने भी अपर पोस्ट है आईएएस आईपीएस वगैरह छोड़ दीजिए, थोड़ा और ऊपर सचिव वगैरह के पोस्ट पर चलिए, सब लगभग 80% उन पर कब्जा जनरल वालों का। कारण क्या है? देखिए 2-3 कारण होते हैं, इसके पीछे कारण है। हम उनको ही नहीं कहेंगे कि सब नेपोटिज्म के माध्यम से गया है, यह कहना उचित नहीं होगा। ड्यू टू रीजन, भारत की जनसंख्या ह्यूज है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, सबको तो नौकरी मिलना संभव नहीं है। गरीब बच्चों के साथ अब सरकार शिक्षा मुफ्त कर देती है, ठीक है, मानते हैं कि सरकार शिक्षा मुफ्त कर देती है, नाम के लिए करती है। कारण क्या है भैया? सीधी बात है, उनकी जो आबादी है, उनके माता पिता मुस्लिम परिवार में आप जाइएगा तो 12-12 बच्चा पैदा किए हुए लोग, 8-8 बच्चा पैदा किए हुए हैं। बच्चा पैदा किए हुए हैं 20% और 17% भारत में मुस्लिम जनसंख्या की आबादी है। अब जो 20% या 12% मुस्लिम जनसंख्या की आबादी है, 20% और जो 17%, 17 एवरेज मान के चलिए, या 13% ही सपोर्ट डेट मान के चलिए, जो लोग कहता है कभी कभी डेटा की बात है, तो 20 मान के चलिए 10 बच्चे अगर पैदा किए हुए हैं। आपको कहा था कि बेहुदा शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, 14वां 13वां बच्चा पैदा हो रहा था, तब उसकी पत्नी मर जाती है, उसके याद में ताजमहल बनवा दिया। बताइए, कहता है कि अल्लाह की देन है, अल्लाह ने दिया, हम कैसे ठुकरा दें? गलत है, गलत है। 3 तलाक अभी सरकार ने उसको बंद करने का काम करा। उसके बाद बहुत ऐसी चीज है जो सरकार ने 3 तलाक, जैसे फोन पर भी अगर कोई मुस्लिम महिला जो हमारी बहनें हुआ करती थी, उनको अगर कोई उसका पति सऊदी अरब से बैठ करके करता तलाक तलाक तलाक, उनका तलाक हो जाता था, विवाह विच्छेद हो जाता था। अच्छा एक बात बताइए, उन महिला का क्या दोष है जो विवाह विच्छेद आप कर लिए? गलत है कि नहीं है? जब आप उनके साथ 5 बच्चों के बाप बन गए हुए हैं, अब जब उनकी अर्ध उम्र हो गई है, तब उनको आप कहिएगा तलाक तलाक तलाक। गलत है, गलत है। किसी के माँ बहन के साथ हो सकता है, ये नहीं है कि जनरली मैं हिंदू में मुस्लिम में कहता हूं, किसी के साथ हो रहा है तो गलत है, ठीक है। एक बात बताइए, उनमें 3 निकाह कबूल है, सब कुछ सही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दिया कि यह गलत है, उसको सुधार किया जाए, उसको सुधार किया जाए। तो अभी जो हमने कहा कि जो 80% जनरल वालों का दबदबा है, कारण क्या है? जनरल वाले शुरू से पैसे कौड़ी रहे हैं, तो उनको पढ़ाई में लगे रहे हैं, लोग लगे रहे, सीधी बात है, लगे रहे हैं। जो एससी एसटी वालों का बात कहा, इनको सेना में भी हाइट में कम में इनको बहाली ले लिया जाता है। देखिएगा, गौर से सुनिएगा, इनकी जनसंख्या भी पूरे भारत में हिंदू पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 20%, 80% हिंदू पॉपुलेशन है, जिसमें जनरल पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन बड़े पोस्ट पे जनरल है। क्यों? क्योंकि जो 12 बच्चा पैदा करने वाला माँ बाप था ससुरी के, वो क्या किया? बच्चा तो पैदा कर दिया, लेकिन बच्चा को एक सही शिक्षा की जरूरत होती है कि नहीं, वो शिक्षा दे नहीं पाया। क्या हुआ? पंचर के दुकान पे लगा दिया, बेचा पंचर। 12 साल का लड़का 11 साल के लड़का पंचर बनाने, कालू भाई की तरह 12 साल का लड़का 13 साल का लड़का पंचर बनाने डूब गया। कुछ भी भाई मानते हैं व्यवसाय, ठीक है, सबको नौकरी मिलना उचित नहीं है, लेकिन शिक्षित होना सबका अधिकार है। तो आर्टिकल कहती है, सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया, जिसमें कहा जाता है कि आपको
छठ आपको 6 वर्ष की उम्र से लेकर के 14 वर्ष की उम्र तक आपको 8वीं तक की शिक्षा दी जाएगी। अरे ससुरी के 8वीं तक की शिक्षा मत दो, उनको 12वीं तक का करो। देश का 12वीं नहीं, उनको जब तक पढ़ेंगे तब तक पढ़ाओ, क्योंकि देश का उसको लायबिलिटी और एसेट 2 शब्द होता है इकोनॉमिक्स में। लायबिलिटी में जीवन भर आपको ठासते रहना है, ठासते रहना है, ठासते रहना है, जब तक आप जिंदा है लायबिलिटी में आपको लगाते रहना है, ठीक है। एसेट में, एसेट अगर खरीदते हैं तो सब दिन आपको कुछ देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा। तो लायबिलिटी एसेट में फर्क होता है, लायबिलिटी में लागत लगेगा, एसेट में कुछ इनकम देगा, हमेशा याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यह जो फंडा है, तो इन बाबू साहेब लोग जो कहते हैं कि हमको अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, बाबा साहब भीमराव कहते थे कि आप शिक्षित होकर के अधिकार प्राप्त करें, तो इस ससुरी के सब क्या करता है, लाठी लेके अधिकार लेके चल जाता है। भाई सीधी बात है, लाठी लेके अधिकार नहीं मिलती, अधिकार के लिए शिक्षा प्राप्त करो और उस शिक्षा से तुम लड़ाई करो और शिक्षा के माध्यम से तुम अपने पोस्ट मुकाम को प्राप्त करो। ना जरूरी है कि हम लाठी लेकर के जीत पाएंगे, नहीं, लाठी लेके जाइएगा उधर से फोर्स उतार देगा, डंडा मार के रेल देगा, वो सब पीछा तोड़ देगा, तो भी तो गलत है भाई, होता है कि नहीं। अभी आर्मी की बहाली से संबंधित मुद्दे हुए, सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी है, याचिका व्याचिका सब कुछ होते रहता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कहने का मतलब ये सारी बातें जो है वैसे ही रहेगी। कहने का मतलब है कि शिक्षित होइएगा तब जाके कुछ भी आप अच्छे पोस्ट पर जा पाइएगा। इसके लिए हम गवर्नमेंट को दोषी नहीं देंगे, दोष आपके माँ बाप का है कि आप 12-14 भाई बहन हैं। और देखिए, जनसंख्या भी सबसे बड़ी विस्फोटक चीज होती है। हमने कहा सबको रोजगार देना संभव नहीं है, लेकिन सबको शिक्षित बनाना संभव है। रोजगार नहीं दिया जा सकता है, संभव है कि उसको एजुकेटेड बनाना, एजुकेटेड अगर होगा खुद एक सभ्य समाज का निर्माण करेगा। और सभ्य समाज के निर्माण के लिए जरूरत है कि भारत देश का या दुनिया के किसी भी देश का हर नागरिक पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो अपने अधिकार को जान सके। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और यह फंडामेंटल राइट्स आपको पता है कि 12 से लेकर के 35 तक आपको फंडामेंटल राइट देने का काम करता है, मतलब आपके राइट के बारे में बतलाने का काम करता है, जो आपकी 6 मौलिक राइट्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिएगा, ये सारी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका, इसमें देखिएगा, सॉरी, अब देखते हैं न्यायाधीशों को। न्यायाधीश को तो पद पर बैठा दिए, अब मान लीजिए कि कभी भ्रष्टाचार में लिप्त मिल गए, करप्टेड मिल गए, उनको हटाने की भी तो प्रक्रिया होनी चाहिए, तब उनको कैसे हटाएंगे उसको देखते हैं, जो कह रहा है आपका एनसीईआरटी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, जिसमें कहा द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इज ऑल्सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की स्थिति में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोप पर संसद एक विशेष बहुमत के बारे में हमने चुनाव वाले अध्याय में पढ़ा था कि जो न्यायाधीश होंगे उनके लिए एक विशेष बहुमत की जरूरत होती है कि संसद भवन में ला करके उनको पद से हटाने की बात की जा सकती है। उसके लिए पूर्व अनुमति पहले हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। कहा अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट mentions containing or incapacity. The judges must be approved by a special majority in both houses of the parliament. मतलब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों सदन से, लोकसभा और राज्यसभा से। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो जजों की नियुक्ति होती है उसमें जो कार्यपालिका होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव, जो अभी बताया था कि किस तरह से, मान के चलिए अगर सेंटर में अगर बात होती है, केंद्र में बात होती है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे आपको प्रधानमंत्री, जो मंत्रिपरिषद होती है, उनके द्वारा राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, इनको आगे बढ़ाइए जजों को, ठीक है। तो फिर कलेजियम वगैरह आप देखते हैं कि जो नियुक्त की गई थी, स्पेशल मीटिंग वगैरह, जिसमें 1 और 4
जज जो बताया था उनके द्वारा बहुमत के आधार पर उनको आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए फिर इसी चीज को कहा न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन भी बना रहे। अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को पद से हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया था। ठीक है, कहा आगे while in the making appointments the executive plays a circular role। ठीक है, crucial role। The legislature has the powers of removals। This has ensured both balance of power and independence of the judiciary। So far only one case of removals of the judges of the Supreme Court come up for considerations before parliament। अभी तक केवल एक ही ऐसा आया है कंसिडरेशन बिफोर द पार्लियामेंट, आपने देखा। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या कहता है। अब न्यायपालिका की संरचना पर देखते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ जुडिशियरी, ये कैसे उसकी संरचना की जाती है उसके ऊपर देखते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत सीधी बात है। कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें कहा इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं और यह सभी अदालतों का फादर होता है। ठीक है, कारण क्या है, यह किसी भी अदालत से उसके मुकदमे को लेकर के उस पर सुनवाई कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आपको लोअर कोर्ट सजा दे दी है कुछ उल्टा, या हाई कोर्ट दे दी है फांसी की, तो उस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रहने दी, तो एक दादाजी हैं जो वही बचा सकते हैं, उम्र कैद में बदल सकते हैं, जिनको प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब किसी का कुछ कर दीजिए, निर्भया हत्याकांड जैसा कांड कीजिए, तो ये भी उचित नहीं है। कांड ऐसा होना चाहिए कि जो क्षम्य लायक, यानी मरने से, क्योंकि आपका ये भी तो एक अधिकार है, नेचुरल राइट्स है। आपको पता है कि आपका जिंदगी भी एक नेचुरल राइट्स के तहत काम करता है। जो नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, जो आपको नेचर ने दिया है। मतलब आप तो नेचर के माध्यम से पैदा हुए हैं ना जी, मानते हैं माता पिता जी हैं, लेकिन फिर भी तो नेचर चाहिए, तब तो आप पैदा लिए है ना। अब माता पिता है, लेकिन माता पिता ये थोड़े फिक्स किए हैं कि बेटवा होगा कि बेटिया, नहीं ना, ये फिक्स काम करने का काम करता है नेचर। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर सब चेक करके बता देता है कि बेटा है कि बेटी, अल्ट्रासाउंड करवा के। तो क्या उस डॉक्टर के दादाजी का दम था कि उन्होंने बेटा को बेटी में बदल दिया, बेटी को बेटा में? वो गाय भैंसी के बछड़ा में बदल देता है, सीमेंट चढ़ा करके वो बदल देता है। बछड़ा चाहिए, हाइब्रिड चाहिए कि क्या चाहिए, बछड़ी चाहिए कि क्या चाहिए, तो बछड़ी ये होगी। ठीक है, गाय मवेशी जो माल जाल होता है उसमें आपको बेटी चाहिए, और घर में चाहिए बेटा। हट बेहुदा, दोनों जगह बराबर खोजिए, बेटा बेटी में कोई कंपैरिजन, जो कंपैरिजन बराबर कीजिए। अब बेटा हो रहा है तो बेटा को भी रखिए, बेटी हो रही है तो बेटी को भी रखिए। गलत है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या कहता है। उसी चीज को कहा, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है। कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। फिर कहा, यदि किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। कैन मूव कॉजेज फ्रॉम एनी कोर्ट्स टू इटसेल्फ। अभी कहा ना कि न्यायाधीश जैसे सुनवाई हो रही है, उस सुनवाई को एक जगह से दूसरे जगह वह करने का पावर रखता है। ठीक है, फिर कहा आगे, उसके बाद यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। वही सब प्रक्रिया जो कहा, कैन ट्रांसफर कॉजेज फ्रॉम द हाई कोर्ट टू अनदर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे समझदार है। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, निचली अदालतों के फैसले की, निचली अदालतों के फैसले के विरुद्ध की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। अभी बताया उन सब फैसलों पर इसकी, जो हाई कोर्ट है, निचली अदालतों की फैसले पे सुनवाई करके उस केस को अपने पास या उसके लिए कुछ अच्छी सजेशन देने का काम कर सकता है। चलिए आगे, मौलिक अधिकारों का बहाल करने के लिए रीट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं भैया, और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 याद रखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन आर्टिकल 226
और 32 या सुप्रीम कोर्ट के लिए या हाई कोर्ट के लिए 2 आर्टिकल है जो रीट होती है ना, रीट की सुरक्षा के लिए आप इसके पास जा सकते हैं। रीट का अधिकार ये दोनों रखते हैं। रीट टोटल 5 होते हैं, ठीक है। आपने देखा था मैंडेमस वगैरह देखा था, परमादेश वगैरह देखा था, उसी चीज को कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में फिर अगली कक्षा में देखेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होती है, जिला अदालत क्या होती है। जिला अदालत जिला में दायर मुकदमे की सुनवाई करती है और गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। डील्स विद द केसेस एराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यानी जो भी निचली अदालत द्वारा, मतलब जिला से भी नीचे होता है ना, उसको सुनने का काम यह करती है। फिर आगे देखिएगा अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसमें क्या कहता है कि फौजदारी एवं दीवानी मामले के मुकदमे पर विचार करती है। एक फौजदारी क्या, जो एक जमीन से, और एक ऐसे जो सिविल राइट्स, दो हुआ ना जी, उसके क्रिमिनल और सिविल होते हैं, उन पर भी थोड़ी बहुत देख लेते हैं। कंसिडर्स कॉजेज ऑफ अ सिविल एंड द क्रिमिनल्स नेचर्स, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, जुडिक्शंस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल मौलिक। उसके बाद अब मौलिक देखते हैं। संघ और राज्यों के मध्य के तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करने के लिए जो ओरिजिनल मौलिक होती है उसके लिए। अपील क्या होती है, अपील ये कहता है इसमें दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक प्रश्नों के संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे की अपील पर सुनवाई करना, ठीक है। यह आपका अपीलीय होता है। उसी तरह से एडवाइजरी क्या होती है, सलाहकारी, जनहित के मामले तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करती है, ठीक है, अदालत जो होती है। एडवाइज द प्रेसिडेंट्स ऑन मैटर्स ऑफ अ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ, ठीक है। आगे देखिएगा रीट, इसमें जो रीट होती हैं देख लेते हैं, उसको भी जरा नोट डाउन कर लेते हैं। रीट होते हैं 5 होते हैं, जिसमें लिख लीजिएगा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, देखिएगा मेरे दोस्तों, देयर आर 5 रीट्स जो प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, निषेधादेश, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण लेख, सर्टियोटरी, अधिकार परीक्षा, को वारंटो। यह इस रीट पर केवल 2 न्यायालय ही सुनवाई कर सकती है। यह जो न्यायालय है उसमें आप बात कर सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही जिसके बारे में भी कहा था आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत यही सुनवाई कर सकती है। अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट, इनको कैपेसिटी नहीं है इस पे सुनवाई करने के लिए। और इट्स योर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, और ये फंडामेंटल राइट्स को हम लोग मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, इस नामों से जानते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कभी भी किसी भी पेपर में इन सब चीजों का जिक्र होते रहता है, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर कहता है विशेषाधिकार, स्पेशल पावर्स क्या होते हैं। भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले अथवा दिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन के अंतर्गत ही की गई अपील दर्ज सुनवाई कर सकती है, ठीक है। कहता है कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर्स पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। भूभाग, इंडियन जो भी भूभाग होते हैं उसके ऊपर से, ठीक है। चलिए इन डिटेल, जैसे कहा इसमें इन डिटेल में हम देखते हैं ओरिजिनल जुडिक्शंस यानी मौलिक क्षेत्राधिकार। कहता है मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वैसे मुकदमे आते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। मौलिक क्षेत्राधिकार में वैसे आते हैं जो केवल सुनवाई उसकी सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, ठीक है। कहा ओरिजिनल जुडिक्शंस मीन्स कॉजेज दैट कैन बी डायरेक्टली considered by the सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कंसिडर्ड द सुप्रीम कोर्ट। आगे देखिएगा, ऐसे मुकदमे में पहले निचली अदालत में सुनवाई आवश्यक नहीं होती है विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट्स बिफोर दैट, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उससे संघीय मामलों में संबंधित सभी विवादों के एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका प्रदान करता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का एक अंपायर की भूमिका प्रदान करने का काम करता है। फिर देखिएगा उसी चीज को कहा द ओरिजिनल जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशेस इट एज एन अंपायर इन ऑल डिस्प्यूट और रिगार्डिंग फेडरल मैटर्स, ठीक है। उसके बाद कहा किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र तथा राज्य के बीच और विभिन्न राज्यों के परस्पर कानूनी विवादों को भी सुलझाने का काम करता है, या किसी भी राज्य, दो राज्यों के बीच में अगर कोई कंट्राडिक्शन होती है उसको सुलझाने का काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने इस अधिकारों का प्रयोग कर न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। तो आप जानते हैं कि संविधान में जो शक्ति दी गई है उसमें दो तरह की शक्ति है, आप उस शक्ति के बारे में जानते हैं। रीट संबंधी क्षेत्राधिकार हमने देखा कि रीट जुडिक्शंस कहा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रीट के रूप में दे सकता है। देयर आर 5 रीट, ठीक है। उसके बाद एनी इंडिविजुअल्स हुज फंडामेंटल राइट्स हैज बीन वायलेटेड कैन डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर रिमेडी। द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ द रीट्स। सुप्रीम कोर्ट स्पेशल ऑर्डर दे सकती है रीट्स पे, ठीक है। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है आगे, इन रीटों को जारी कर न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। कार्यपालिका को भी आदेश दे सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा फिर कहा अपीलीय क्षेत्राधिकार, उसमें देखा हमने जुडिशिक्शन है। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो अपील करते हैं वह सबसे ऊपर का हाई का दादाजी हैं। फिर देखिएगा द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील, और कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपना जा सकता है, या कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद
उच्च डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मुकदमा चल रहा, अगर उसकी हार होती है तो उसको लगता है कि जो न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया है वह सही नहीं है, तो उस एवज में भी जाने का काम कर सकता है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के भी मुकदमे से अगर वह संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, अगर उनके पास डन है, राम जेठमलानी साहब जैसे वकील कर सकते हैं करोड़ों में खेलने वाले, तो वह वहां भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। चलिए आगे कहा सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। मौलिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है। और इन द एडिशन ऑफ द ओरिजिनल एंड द अपीलेट जुडिक्शंस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पॉजेज एडवाइजरी जुडिक्शंस ऑल्सो। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति का मन है तो अपनाया, नहीं मन है तो कहा कि जा भाई, फिर अगली बार सोचेंगे, तुम्हारे को दूसरे मुद्दे को देंगे तब देना। यानी वह मानना ना मानना प्रेसिडेंट साहब के हाथ में होती है। ठीक है, किसकी सलाह? सुप्रीम कोर्ट की सलाह। ठीक है, आगे देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेजा जा सकता है। कहा परंतु सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति भी न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। और वह सलाह देने के लिए राष्ट्रपति, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वह दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। ठीक है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि मानना उनके लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। हाउ एवर द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंडेड टू गिव एडवाइस ऑन सच मैटर्स एंड द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच ऑन डिवाइस। ठीक है, आगे देखिएगा। आर्टिकल 137 अनुच्छेद 137 उच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनराविलोकन करने की शक्ति देता है। यानी उच्च न्यायालय अगर मान के चलिए कि किसी भी केस में आपको कोई सजा दे दिया है या कुछ दे चुका है, तो यह रिव्यू कर सकता है, यानी रिव्यू की शक्ति इसके पास होती है, याद रखिएगा। और यह रिव्यू की शक्ति हमने अमेरिका से ग्रहण की थी, शायद अमेरिका से ही की थी। और मतलब अपने सजा सुनाए हुए फैसले पर पुनः विचार की इनकी शक्ति होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 144 अनुच्छेद 144 भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकार उच्चतम न्यायालय की सलाह से कार्य करते हैं। यानी 144 अगर देखते हैं तो जितने भी न्यायिक होते हैं यह सुप्रीम कोर्ट की निर्देश पे यह कार्य करने का काम करते हैं। आगे उसी चीज को कहा है कि ऑल ऑथोरिटीज सिविल एंड judicials in the territories of India shall act in aid of the Supreme Court। ठीक है, आगे देखिएगा। न्यायिक सक्रियता क्या होता है? न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होती है, जिसमें कहता है कि भारत में न्यायाधीश सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका सामाजिक व्यवहार याचिका यानी SAL कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। इसी चीज को क्या कहा, जिसको PIL भी कहते हैं, SAL और PIL, SAL और PIL, ये दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। जिसमें देखिएगा कहता है कि चीफ, इसमें कहा कि द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज्म हैड द फ्लोरिस्ट इन इंडिया इज अ PIL। यह याचिका दर्ज की जा सकती है जब आप कोई सुनवाई होती है उसके लिए। जिसमें कहा कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो, या इसका तात्पर्य यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। परंतु 1979 में इस अवधारणा में परिवर्तन किया गया। 1969 में इस परिवर्तन की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का फैसला जिसे पीड़ित लोग ने नहीं बल्कि उनकी ओर दूसरों ने दाखिल किया था। ठीक है, फैसला ऐसा जो पीड़ित होता है वो PIL फाइल करे। लेकिन कहने का मतलब कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि यह दूसरे लोग जिनके खिलाफ
कोई भी ऐसा यातना नहीं हुआ हो, वो लोग भी जैसे इनके खिलाफ कुछ हुआ, कोई पड़ोसी इनका ठोक ठोक के या कुछ इनके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो आप इनके जाकर के क्या है कि इनको जरूरत है प्रोटेक्शन की, उस जगह पर आप जाकर के इनमें PIL डाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इसी तरह से है जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है। PIL हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, आगे देखिए, वही है, कहता है कि न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्तियों की इंसाफ के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। ठीक है, उसी 1980 के बाद से जनहित याचिकाओं और याचिका सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से स्वयं अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे। यानी कभी कभी सपोर्ट डेट आप कोई पुअर फैमिली से आते हैं, ठीक है, आप किसी पुअर फैमिली से आते हैं और आपके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, उस एवज में एक सरकार का PP होता है, वह PP आपके मुकदमे को आगे बढ़ाता है, आपके न्याय के लिए लड़ता है। या सरकारी होते हैं वकील जिनको कहते हैं, वह वकील आपके लिए, जैसे आप निरर्थक है, आपके पास कुछ नहीं रहे लेकिन फिर भी आप केस लड़ रहे हैं, तो सरकारी PP आपकी तरफ से केस लड़ती है। इतने भी हमारे संविधान ने, हमारी जो न्यायालय व्यवस्था है इसमें इतना वर्णित है। ठीक है, न्यायपालिका और अधिकार जुडिशियरी एंड राइट्स। संविधान ने ऐसे 2 विधियों का उल्लेख है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। आगे, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि। अनुच्छेद 32 उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत अभी जो परमादेश देखा ना, परमादेश या बंदी प्रत्यक्षीकरण, इन सब के लिए आर्टिकल दी गई है जो हमने देखा, यह सुप्रीम कोर्ट के लिए और यह हाई कोर्ट के लिए, इनको यह अधिकार के तहत या रीट पे सुनवाई करने के लिए योग्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। उसी तरह से कहा, द्वितीय सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। ठीक है, यह आर्टिकल 13 के तहत कहता है। ठीक है, आर्टिकल 13 के तहत कहता है कि सेकेंडली द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द कंसर्न लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नॉन ऑपरेशनल्स। आर्टिकल 13 के तहत ऐसा कहता है कि कोई असंवैधानिक जैसे हो रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके आर्टिकल 13 के तहत उसको वैधानिक करने का काम कर सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट, यही अभी कहा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की शायद सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, जो रिव्यू कहा अभी। ठीक है, जिसमें कहा, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब अभी कहा कि पुनर्विचार कर सकती है ना किसी फैसला देने के बाद, तो यह शक्ति उसको सबसे खास बनाने का काम करती है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहा, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। आगे, संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज nowhere mentioned in the constitution। ठीक है, पुनरावलोकन नहीं किया गया है, परंतु भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। अधिकारों के खिलाफ होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है और न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं होने पर भी पर यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। मतलब यह याद रखिएगा, जो रिव्यू की शक्ति है यह संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन फिर भी इसको खास बनाती है अन्यों की अपेक्षा। ठीक है, इसी तरह से रीट जारी करने की और सर्वोच्च उसके न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को बहुत ही शक्तिशाली बना देती है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अर्थ यह हुआ कि
न्यायपालिका विधायिका द्वारा किए गए कानूनों की और संवैधानिक की व्याख्या कर सकती है। ठीक है, आगे देखिएगा। शक्तियों के माध्यम से न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। न्यायपालिका और संसद, यह क्या है जरा देख लेते हैं। तो न्यायपालिका और संसद, इसमें कहता है कि संसद तथा न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र में निम्नलिखित मुद्दे आते रहे हैं, और जिसमें कहता है कि निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ राइट प्राइवेट प्रॉपर्टी। फिर कहा मौलिक अधिकारों की सीमित प्रतिबंध और तथा खत्म करने की संसद की शक्ति दायरा क्या है। मतलब मौलिक अधिकार जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स, उसको संसद के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वह उसको खत्म कर सकता है, एबॉलिश कर सकता है, कम कर सकता है। फिर उसी आगे कहा कि संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है। तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट्स पावर टू एम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों, डीपीएसपी जिसको कहते हैं, आर्टिकल 36 से 51 कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं, कानून लागू के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करते हैं। तो सारी बात हो गई। कहानी हुई कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, अध्याय 4 में वर्णित है कि जो सर्वोच्च न्यायालय, यह जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147 तक इनके सारे कर्मों का, यानी जो लेखा जोखा है, कैसे काम करेंगे, क्या अधिकार है, उन पर काम करने की इनको गठन वगैरह से रिलेटेड या आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, उसके बाद जो स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वह 10 अक्टूबर 1937 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, लिखते चलिएगा। और इसकी लगभग 85 साल पहले, ठीक है। और उसके बाद 28 जनवरी 1950, याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को यह भारत के एससी के रूप में जाना जाता है। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया थे। तब या उसी तरह से अगर अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के जो न्यायालय होते हैं उनकी अगर बात करते हैं, जो स्टेट्स के अधीन में जो होते हैं उनका अगर बात करते हैं, 233 से लेकर के, पहले देख लीजिएगा, 214 से लेकर के 231 तक, 231 तक हाई कोर्ट की बात करता है। और उसके नीचे वाले अगर बात करते हैं 232 से लेकर के 237 तक यह बात करता है। इन आर्टिकलों में इनका वर्णन किया गया है। यह अध्याय आपकी समाप्त होती है। सेवा आपकी यहीं तक रहेगी। अगली सेवा के लिए जल्द हम मिलेंगे। तब तक इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारा लिंक इंस्टाग्राम में भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।